डॉक्टर माणे, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर माणे, मराठा आंदोलन अभी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो मराठा आंदोलन ये एक दिन का तो है ही नहीं, बहुत साल हो गए। संवैधानिक रूप से क्या मराठा आरक्षण के लिए पात्र है, इसका फैसला 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कह दिया कि मराठा आरक्षण के लिए पात्र नहीं, बैकवर्ड नहीं है। फिर भी आंदोलन चल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के आंदोलक और महाराष्ट्र के सरकार चलाने वाले राजनीति के लोग ये गुजरात पटेल आंदोलन से, राजस्थान के गुर्जर आंदोलन से और उत्तर भारत के जाट आंदोलन से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। गुजरात का पटेल, राजस्थान का गुर्जर और उत्तर भारत का जाट, इनको भी ओबीसी का आरक्षण मिला था, लेकिन वो टिका नहीं, कैंसिल हो गया। तो मराठा को कैसे आरक्षण मिल सकता है? ये सीधा सीधा उसका जवाब है। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति के लोगों में भी वो परिपक्वता नहीं है और आंदोलन के लोगों को भी वो समझदारी का डॉक्टर माणे, बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ा इशारा दे रहे हैं डॉक्टर माणे। लेकिन मराठी हिंदी विवाद भी इस वक्त बना दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? एक तो भाषा के आधार पर जब राज्यों का निर्माण किया गया तो भाषा को प्राथमिकता दी थी, लेकिन उसके बाद में आप जानते हैं कि एक भाषा हिंदी है तो उत्तर भारत के कई राज्य हैं। आज दक्षिण में भी तेलुगु भाषा पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है। तो भाषा को थोड़ा बहुत तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के माध्यम से तवज्जो दी थी, देना भी जरूरी था, क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम है भाषा, पढ़ाई लिखाई का माध्यम होता है, लोगों की आस्थाएं होती है, लोगों की सुविधा होती है। लेकिन उसके लिए किसी राज्यों के बीच में विवाद पैदा करना और भाषाओं को लेकर मतलब लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स करना, ये कोई किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, लर्निंग का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। इसके अलावा उसको विवाद का रूप देना ये कोई मैं ठीक नहीं समझता। और इसीलिए हर एक स्टेट में जैसे लोगों की सुविधा है, भले महाराष्ट्र में, तो क्या महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल नहीं है क्या? महाराष्ट्र में कन्नड़ा स्कूल नहीं है क्या? महाराष्ट्र में तेलुगु भाषिक स्कूल नहीं है क्या? या मुंबई में भी कन्नड़ा भाषिक स्कूल है, तेलुगु भाषिक स्कूल है। तो अगर कोई अन्य भाषा में सीखना चाहता है तो उसके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, उसमें कोई एक वाद विवाद होने की जरूरत नहीं है। वाकई, लेकिन क्या हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए? वैसे तो राष्ट्रभाषा होने के नाते ऐसा है, लेकिन क्या होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? सवाल ये है कि संविधान ने सभी भाषाओं को एक संवैधानिक दर्जा तो दिया है, उसको एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन इसमें किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। हिंदी ये कार्यालयीन भाषा है, अदालतों की, कोर्ट की। अंग्रेजी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका संविधान में प्रारूप है, प्रावधान है। अब सवाल ये है कि राज्यों के शिक्षा स्तर में क्या भाषाएं 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए? ये जो विवाद खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि उत्तरी भारत में क्या सभी राज्यों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है? अगर उत्तरी राज्यों में 3 भाषा पढ़ाई जाती है तो देश में समान सूत्र लागू करना चाहिए, जो सभी राज्यों में चलना चाहिए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और फिर त्रिसूत्री फार्मूला देश के हर राज्यों में लागू किया जा सकता है। इसमें शुरू में एक ऑप्शन आप दे सकते हो राज्य सरकारों को, क्योंकि शिक्षा का जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के, और कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण जितना केंद्र को अधिकार है उतना राज्यों को भी अधिकार है, राज्य भी अपनी बात कह सकती है। और इसीलिए शुरू में अगर केंद्र सरकार त्रिसूत्री भाषा का फार्मूला लागू कर सकती है तो प्राथमिक अवस्था में, शुरू की अवस्था में ये राज्य और छात्रों को ऑप्शन देना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हिंदी को ही ले ले, कोई संस्कृत को ले सकता है,
कोई और अन्य भाषा को, फ्रेंच हो या और कोई विदेशी भाषा को ले सकता है। तो ये ऑप्शन भी छात्रों को उपलब्ध कराना चाहिए और राज्यों को भी उसी तरह की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे छात्र या स्टूडेंट्स उसका अपनी तरह से इस्तेमाल कर सके। राज ठाकरे मारपीट की भाषा कर रहे हैं। एक बात है कि मारपीट ये कोई लोकतांत्रिक मामला नहीं है, ये कोई लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं है और इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल हो, नेता हो, कोई पार्टी हो, अगर वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं तो मुझे लगता है ये कानूनी तरह से गलत है, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, उनको अपनी उनको अपनी बात कहने का जरूर अधिकार है। कानून और संवैधानिक दायरे में, सभ्यता के दायरे में हर कोई बात अपनी रख सकता है, लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग करना या किसी और अन्य भाषिक लोगों के ऊपर हमले करना या उनको परेशान करना, ये कोई ना सभ्यता की राजनीति है ना लोकतांत्रिक राजनीति है। तो ऐसे लोगों का जो भी तत्व ऐसे है उनका न कानूनी दायरे में एक्सेप्ट किया जा सकता है, न उनको स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसे प्रवृत्ति का विरोध तो होना ही चाहिए और मुझे लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है? पहली बात ये समझ लिए कि आजकल लोगों की समस्या को लोगों की नजरों से कम देखा जाता है और राजनीतिक दल या सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए दल वो राजनीतिक हिसाब से ज्यादा देखते हैं, चाहे मराठा आरक्षण का मामला हो, चाहे भाषा का विवाद हो। और इसीलिए भाषा नीति को लेकर हर कोई दल अपनी अपनी राजनीति के अखाड़े में अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा प्राथमिक है, मदर टंग है और मराठी को कोई उसको रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है। किसी भी राज्य में जो भी उनकी मदर टंग है, चाहे कन्नड़ा ये कर्नाटक में हो या तेलुगु तेलंगाना में हो, इनकी तो प्राथमिकता रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मदर टंग में शिक्षा का जो माध्यम होता है या लोगों की जो सुविधा होती है वो बिल्कुल उनके लिए कन्वीनियंट मोड होता है कम्युनिकेशंस का। और इसीलिए अगर राज्यों को ये ऑप्शन दिया गया कि भाई आप और एक भाषा लागू करो, मुझे लगता है यहाँ केंद्र सरकार ने भी राज्यों के ऊपर भाषा की नीति थोपने की जरूरत नहीं है, उसको सलाह मसलत करके कंसल्टेशन करके सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि भाषा ये संविधान के राज्य और केंद्र सरकार के बीच का मामला है, सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए, मराठी व्यक्ति का क्या कुछ फायदा होता आपको समझ में आ रहा है इससे? समय बताएगा, समय बता सकता है। दूसरी बात, राज ठाकरे की राजनीति जितनी ऊंचाई पर गई, जितनी रफ्तार से गई, उतनी रफ्तार से नीचे आई। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की राजनीति अब ढलान पर है। क्यों ढलान पर है आप समझते हैं, क्योंकि जितने भी शिवसेना में नेता पैदा हुए थे, एक पहली कतार वाले जो नेता कार्यकर्ता पैदा हुए थे, वो लगभग शिवसेना उद्धव ठाकरे की छोड़ चुके हैं जी। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के शिवसेना में उद्धव ठाकरे की लीडरशिप स्थापित होने के पहले उन्होंने अपने लड़के को भी लॉन्चिंग किया। तो बाकी जो शिवसेना के पहली कतार के नेता होते हैं उनको तो नेतागिरी करने का मौका भी नहीं मिलता है, जूनियर आदमी के अंडर काम करना पड़ता है। तो नेचुरली उनमें एक असंतोष पैदा होना और वो दूसरे दलों के पीछे जाना स्वाभाविक है। रही बात कि भाषा मुद्दों को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठे हो गए हैं, पता नहीं वो राजनीतिक अखाड़े में इकट्ठे उतरेंगे या नहीं, क्योंकि राज ठाकरे की इस बात को लेकर कोई गारंटी नहीं दे सकता। राज ठाकरे की पॉलिसी हमेशा इनकंसिस्टेंट रही है, उसमें कंसिस्टेंसी का अभाव है। कभी वो मोदी जी के गुणगान गाते हैं, कभी बीजेपी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं।
और महाराष्ट्र के राजनीति में राज ठाकरे जी की जो जगह है वो एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर की नाम की बहुत कम जगह है, और एक भीड़ भाड़ इकट्ठे करके एक आर पार की बातें करने वाले राजनेता, इस तरह की उनकी छवि होने के कारण उनके छवि में या उनकी कार्यशैली में राज्य की जनता की पॉलिसी बहुत कम नजर आती है या हित की पॉलिसी बहुत कम नजर आती है। उस तुलना में उद्धव ठाकरे थोड़े बहुत गंभीर है, लेकिन दोनों की तरफ से हम एक साथ मिलके आने वाले दिनों में राजनीति करने वाले हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ऐसे सवाल मैं महाराष्ट्र के राजनीति में बेतुका समझता हूँ या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में मानता हूँ। मारपीट करते हैं वहां, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या लगता है आपको? कानून तो कानून है भाई, संविधान तो संविधान है, और कानून और संविधान के दायरे में जो लोग एक गुनहगार होते हैं या लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, कानून का उल्लंघन करता है, उन सभी के ऊपर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे और कोई साधारण वर्कर हो, उन सभी के ऊपर कानून के दायरे में कार्यवाही होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेगुनाह को आप घसीट लो, बेगुनाहों को घसीटना भी नहीं चाहिए, और जिसने गलत काम किया है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये कानून का वसूल होता है, कानून का सिद्धांत होता है। और मुझे लगता है कि अगर भाषा नीति को लेकर, आरक्षण नीति को लेकर या और किसी विवाद को लेकर जो भी कानून का उल्लंघन करता है, उनके ऊपर कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि समाज को, किसी भी समाज को एक नियंत्रण की जरूरत होती है, और नियंत्रण करने का काम कानून व्यवस्था को दिया जाता है, और वो ईमानदारी से अपना काम करे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए माने साहब। डॉक्टर माने, आपका इस पर चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। अब सुनील राणे, नेता बीजेपी, भी हमारे साथ